नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या है फडणवीस का दावा, पुलिस के पास क्यों पहुंचे संजय राउत, कांग्रेस के ऑफिस में क्यों हुई तोड़फोड़, अजीत पवार ने क्यों आरएसएस से बनाई दूरी और अमित ठाकरे की सियासी एंट्री क्यों हुई फ्लॉप। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे अर्बन नक्सल, कांग्रेस तिल मिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में की तोड़फोड़ तो भड़के आदित्य ठाकरे। बोले महाराष्ट्र में नहीं है कोई कानून व्यवस्था। संजय राउत के घर की रेकी करने पहुंचे दो लोग। संजय राउत ने पुलिस से की शिकायत, मामले की जांच शुरू। अजीत पवार गुट के नेताओं ने आरएसएस से बनाई दूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से नहीं मिले अजीत पवार। फडणवीस हिंसा और बीड में सरपंच की हत्या के मामले में बोले देवेंद्र फडणवीस, न्यायिक जांच के दिए सख्त निर्देश। खबरों में सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस के दावे की। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल शामिल थे। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें वो 4000 किलोमीटर पैदल चले थे। महाराष्ट्र के दौरान ही उन्होंने ये यात्रा भी महाराष्ट्र में भी की थी। महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में अपने संबोधन के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ और महाराष्ट्र और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव फिर से शुरू करने के खिलाफ बैठक हुई थी। फडणवीस ने दावा किया इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा का जो हिस्सा रहे कई अर्बन नक्सल संगठनों ने हिस्सा लिया था। इनका मकसद चुनाव में गड़बड़ी पैदा करना था। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताने वाले फडणवीस ने 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष पर यह हमला बोला है। फडणवीस ने विधानसभा में कहा, नक्सलियों से जुड़े कई संगठन भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। यात्रा से जुड़े 180 संगठनों में से 40 ऐसे मुखौटे संगठन हैं जिन्हें राज्य की पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार ने अर्बन नक्सल घोषित कर रखा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नक्सली गतिविधियां अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रह गई। इन गतिविधियों का केंद्र शहरी इलाके भी बन गए हैं, जिनमें चंद्रपुर और नागपुर शहर भी शामिल हैं, जहां इन 48 संगठनों में से 20 ऐसे फ्रंटल संगठन सक्रिय हैं। सीएम फडणवीस ने कहा कि 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान भी लोकसभा में महाराष्ट्र के सांसद एटी नाना के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने 72 फ्रंटल संगठनों की लिस्ट तैयार की थी, जिनमें से 7 संगठन महाराष्ट्र में हैं और ये संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इसके अलावा 13 वैसे संगठन जिनका नाम एंटी नक्सल ऑपरेशन में आया है, ये संगठन भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। राहुल गांधी पर लग रहे इन आरोपों को लेकर अब कांग्रेस का यहाँ पर क्या जवाब होता है वो देखना होगा। लेकिन कुछ नेताओं ने जरूर प्रतिक्रिया दी। अघाड़ी में शामिल नेताओं ने इसे बेतुका बयान और बेतुका दावा करार दिया है। खबरों में अब बात कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद मुंबई कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर इन्हें कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकाला। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। संसद में हुए धक्का कांड को लेकर अचानक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस ऑफिस पर धावा बोल दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए धक्का मारकर कांग्रेस कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। कार्यालय के अंदर रखी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों पर उन्होंने काली तक पोत दी, फर्नीचर को तोड़ा। लेकिन इस बीच जानकारी मिलते ही आजाद मैदान थाने की पुलिस जो थी वो कांग्रेस कार्यालय पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बल प्रयोग कर बाहर खदेड़ा गया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसको लेकर कहा है, कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया है। ये गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। किसके निर्देश पर यह हुआ? हम इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस हमेशा वहां मौजूद रहती है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता
आदित्य ठाकरे का भी बड़ा बयान इस घटना को लेकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं रोहित पवार ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कल को ये आपके घर में भी घुसकर इसी तरह से तांडव करेंगे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। खबरों में अब बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी संजय राउत के घर की रेकी का मामला सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। संजय राउत के परिवार ने दावा किया है कि बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने उनके घर की रेकी की है। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट और मास्क पहन रखा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। संजय राउत के भाई और शिवसेना यूबीटी विधायक सुनील राउत ने बताया, मुंबई के भांडुप में उनका घर है और 20 दिसंबर की सुबह हेलमेट और मास्क पहने 2 बाइक सवारों ने उनके घर की रेकी की है। संजय राउत के परिवार का यह भी दावा है कि बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने उनके घर की तस्वीरें भी ली। संजय राउत के भाई सुनील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि संजय राउत महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं। वो शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के मराठी अखबार सामना के कार्यकारी एडिटर भी हैं। राउत 2019 में रिलीज हुई शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बारे में उन्होंने एक बायोपिक लिखी थी और इसके वो राइटर हैं। संजय राउत हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। खबरों में अब बात अजित पवार की। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ कई दूसरे बड़े नेताओं ने नागपुर में जारी विधानसभा सत्र के दौरान रेशिम बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक का दौरा किया। शिंदे ने स्मारक के दौरे के बाद कहा कि राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है और संघ परिवार और शिवसेना की विचारधारा एक ही है। अजित पवार ने स्मारक का दौरा नहीं किया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के 2 विधायक वहां जरूर गए। बीजेपी नेता ने हेडगेवार के स्मारक के दौरे पर कहा कि अजित पवार सहित एनसीपी नेताओं के रेशिम बाग जाने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता वाघ ने कहा, उन्होंने हकीकत में अहम भूमिका निभाई है, यानी आरएसएस की इन चुनावों में अहम भूमिका रही। इतनी सीट जीतने में भी आरएसएस के योगदान से कोई उसे नकार नहीं सकता। आरएसएस ने न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों की जीतने में मदद की, बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपने सहयोगियों के समर्थन के लिए भी काम किया। वाघ ने सकारात्मक विचारधाराओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी अच्छी विचारधारा को अपनाना अच्छी बात है, इसलिए मुझे लगता है कि वो यानी कि एनसीपी नेता आरएसएस मुख्यालय का दौरा जरूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस ने महायुति के लिए काम किया है और उसकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ना तो एनसीपी और न ही शिवसेना कभी भी आरएसएस के योगदान से इनकार कर सकती है। जब शिवसेना नेता दादा भूसे से अजित पवार के हेडगेवार के स्मारक पर जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक कनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, मैं उनके फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता, यानी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भूसे ने कहा है कि हर किसी को यह तय करने का अधिकार है कि ऐसी जगहों पर जाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये सच है कि आरएसएस ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में और महायुति की जीत में, जो बड़ी मददगार साबित हुई। हेडगेवार के स्मारक का दौरा करने वाले एनसीपी विधायक राजू करोए मोरे ने कहा है कि वो पार्टी के निर्देश पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वहां गए थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक ने स्मारक के दौरे को प्रोत्साहित करने वाले संदेश प्रसारित किए थे, जिसने मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अजित पवार वहां नहीं गए, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है क्या महायुति में विचारधाराओं की लड़ाई अब भी बरकरार है, क्योंकि एनसीपी जो है वो विचारधारा की बीजेपी की जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद वो महायुति गठबंधन का हिस्सा है और महायुति के साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 लड़ा था। लेकिन उसके बावजूद वो आरएसएस के संस्थापक के स्मारक पर नहीं गए, जिससे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का 5वां दिन था। देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान परनबी हिंसा और बीड जिले में सरपंच की जान लेने के मामले पर सदन में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई सरपंच के परिवार वालों को मुआवजे की घोषणा की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परभणी हिंसा और बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने के मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। उन्होंने सदन को भरोसा दिया है कि बीड में अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना सजा दी जाएगी। परभणी के मुद्दे पर बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परभणी में एक मनोरोगी था जिसने संविधान की प्रतिकृति को तोड़ दिया। 4 डॉक्टरों ने जांच की, आरोपी मनोरोगी है या नहीं। आरोपी का 2012 से इलाज चल रहा है।
फडणवीस ने कहा है कि महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम पहले ही मसाजोग गांव के सरपंच देशमुख की जान लेने के मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा 3 से 6 महीने में समय सीमा के साथ एक न्यायिक जांच भी की जाएगी। सीएम ने बीट के पुलिस अधीक्षक के ट्रांसफर की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है और सीएम ने कहा है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की जान लेने के मामले में भी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। परभणी में संविधान की प्रतिकृति के अपमान के मामले पर हिंसा होने के बाद सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। 10 दिसंबर की शाम को परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति पर लगा कांच तोड़ने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया था। फडणवीस ने कहा है कि परभणी हिंसा की न्यायिक जांच कराकर सभी शक दूर कर दिए जाएंगे। अंबेडकर किसी जाति तक सीमित नहीं है, वो सभी के हैं। मुख्यमंत्री देशमुख और सूर्यवंशी के परिवार वालों को यहां पर 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।